अब जो हम बात करेंगे वो है उन फैक्टर्स की जो इस पे इफेक्ट करते हैं और उसी के साथ उनकी वजह से एक इक्वेशन भी बनती है। ठीक है, और भी डिटेल में हम बात करने वाले हैं। तो उसमें पहला टेम्परेचर का इफेक्ट। टेम्परेचर का पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं, क्या होता क्या है। कोई एक रिएक्शन हो रही है, सपोज आर से पी की तरफ, ठीक है। और अगर टाइम देखूं मैं, अगर इसका टेम्परेचर मैं देखूं, टेम्परेचर टी, और इसको मैंने नॉर्मल टेम्परेचर पे कर रहा हूँ, रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर इसका रिएक्शन हो रहा है, तो ये टाइम कुछ अगर 10 मिनट लेगा। और अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा दूं, 60 डिग्री सेल्सियस कर दिया या तो 80 कर दिया, तो इसका जो टाइम है वो कम हो जाएगा। सपोज ये कुछ सेकंड्स में ही हो गया, 10 सेकंड लिख लेता हूँ, सेकंड्स में हो गया। अगर इसका टेम्परेचर मैं 0 डिग्री सेल्सियस कर दूं, तो ये बहुत ज्यादा टाइम लेगा और ये टाइम इसका 10 दिन हो सकता है। समझ में आया। तो अगर मैं टेम्परेचर जो है नॉर्मल रखूं, ये एक ही रिएक्शन की बात हो रही है। एक उससे दूसरी रिएक्शन मैंने की, उसमें सिर्फ एक कंडीशन बदली है, वो है टेम्परेचर की। टेम्परेचर मैंने इंक्रीज कर दिया और टेम्परेचर इंक्रीज किया तो टाइम कम हो गया, और टेम्परेचर डिक्रीज किया तो टाइम इंक्रीज हो गया। समझ में आ रहा है। तो ये कौन कौन से फैक्टर्स इसमें लगते हैं जब टेम्परेचर की बात हो रही होती है। मैंने पढ़ा है ना, टेम्परेचर किस किस में इफेक्ट करता है। टेम्परेचर एंट्रोपी में इफेक्ट करता है, एंट्रोपी में इफेक्ट करता है, फिर एच एंथैल्पी में इफेक्ट आता है, डेल्टा जी में इफेक्ट आता है, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, मतलब ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से काफी सारा चेंज हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, इसकी एक थियरी है। आरएनएस इक्वेशन के मदद से हम इस थियरी को समझेंगे। ये लिखे शॉर्ट में जल्दी से, आरएनएस इक्वेशन की मदद से हम समझेंगे इसको। मतलब टेम्परेचर की वजह से किसमें फर्क आ रहा है, रेट कांस्टेंट के पे। किस पे फर्क आ रहा है, रेट कांस्टेंट में भी फर्क आता है, कॉन्सेंट्रेशन तो वही रहेगी। अगर मैं रेट का फॉर्मूला लिखूं, आर इज इक्वल टू, ऊपर लिखता हूं मैं, आर इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर या ए, जो भी लिखना हो लिख सकते हैं। यहां पर एक्स लिख देता हूं।
ये ए सेम रहेगा, एक्स सेम रहेगा। हमने चेंज किस में किया? हमने तो टेम्परेचर में चेंज किया, कॉन्सेंट्रेशन तो वही का वही है, कॉन्सेंट्रेशन उतना ही है। आर में डिफरेंस आ रहा है तो बढ़ेगा क्या जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा? के बढ़ रहा है, यस, इसमें चेंज आ रहा है। जब टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो किसमें चेंज आ रहा है? के में चेंज आ रहा है। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं, व्हेन वी चेंज इन टेम्परेचर when we change in temperature, K changes, K also changes। मैंने चेंज वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि टेम्परेचर में हम कम भी कर रहे हैं और बढ़ा भी रहे हैं, तो उसकी वजह से रेट कम भी हो रहा है और बढ़ भी रहा है, इसलिए चेंज वर्ड यूज किया, वरना इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकता था। यहां तक क्लियर हो गया पहली तो? ओके, तो अब आरएनएस इक्वेशन कुछ इस टाइप से है कि K इज इक्वल टू ए, ये आरएनएस कांस्टेंट है, ए सॉरी आरएनएस फैक्टर है, ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, वेयर ए क्या है? आरएनएस फैक्टर है। बुक में कौन कौन से वर्ड यूज किए? दो तीन वर्ड यूज किए जाते हैं इसके लिए, आरएनएस फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, आरएनएस फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, फिर के मतलब, के का मतलब ये वाला रेट कांस्टेंट, फिर ए के बाद क्या है? ई ए, ई ए क्या है? ये है एक्टिवेशन एनर्जी, इसकी हम बात करेंगे डिटेल में। एक्टिवेशन एनर्जी, आर मतलब यस ये कांस्टेंट, एंड टी मतलब टेम्परेचर। ठीक है, ये गैस कांस्टेंट एंड ये टेम्परेचर। ये फैक्टर्स नोन है, ये नहीं पता, ये भी पता है हमें और ये भी पता है। ठीक है, हमें किसके बारे में भी बात करनी है? आरएनएस फैक्टर एंड ईए के बारे में। तो अब ईए क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ग्राफ के थ्रू। अगर कोई रिएक्शन हो रही है, अगर कोई रिएक्शन हो रही है उसका हम ग्राफ बनाएं, उसका ग्राफ रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है उसके कंडीशंस के ऊपर, क्या क्या बोलते हैं उसको? रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, एंड यहां पर उसकी एनर्जीज के बारे में हम बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी। सपोज ये जो रिएक्टेंट है, यहां पर मैं लिख देता हूं, ये जो रिएक्टेंट है यहां पर उसकी एनर्जी फिलहाल यहां पर, यहां पर, यहां से रिएक्शन शुरू हुई है। जब यहां से रिएक्शन शुरू हुई तो वो एनर्जी गेन कर रहा है, एनर्जी ले रहा है, मतलब ये वैल्यू बढ़ेगी थोड़ी देर के लिए। एक पॉइंट ऐसा आता है जब ये मैक्सिमम हो जाता है और उसके बाद ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज भी होने लगता है। ये एक्सपोनेंशियली पहले इंक्रीज हो रहा था क्योंकि यहां पर ये एक्सपोनेंट है, और फिर एक पॉइंट के बाद जब ये फैक्टर माइनस फैक्टर लागू होना शुरू हो जाता है तो उसके बाद ये नेगेटिव टर्म में आता है और ये ग्राफ नीचे की तरफ जाता है और यहां पर हमें अपना प्रोडक्ट मिलता है।
ठीक है, ग्राफ इसके बीच में है। रिएक्शन कोऑर्डिनेट मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ये आर है और यहां से ये प्रोडक्ट की तरफ जा रही है। और हम क्या देख रहे हैं, उसकी एनर्जी लेवल कितनी, आर की एनर्जी लेवल अभी फिलहाल के लिए यहां पर थी, तो बीच में कहीं आर की एनर्जी लेवल बढ़ी और फिर कम हुई, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो रिएक्शन के टाइम पे ये बीच में कहीं पे ये पॉइंट टच होता है और इस पॉइंट के बीच में ये जो डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं ई ए, मतलब इसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इसको और सिंप्लीफाई करता हूं मैं। कोई रिएक्शन है H2 A2 B2 के बीच में ले लेते हैं, A2 प्लस B2, ठीक है। रिएक्शन के टाइम पे, अच्छा रिएक्शन से पहले ए के साथ कोवेलेंट बॉन्ड है, बी का बी के साथ कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन रिएक्शन के कुछ टाइम के बाद इसका ये जो बॉन्ड होगा, उसका ये जो बॉन्ड होगा वो वीक होना शुरू हो जाएगा, इसका भी बॉन्ड वीक होना शुरू हो जाएगा, बी का बी के साथ और ए का ए के साथ बॉन्ड वीक होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर बॉन्ड बनना शुरू हो गया है। क्या शुरू हो गया? यहां पर बॉन्ड बनना शुरू हो गया है इनके बीच में और इनके बीच में, तो यहां पे ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। तो इस ये जो पोजीशन है, जो टाइम पीरियड है, मतलब ये जो रिएक्टेंट ये जो बना है उसे ये इंटरमीडिएट बोलते हैं, इसे इंटरमीडिएट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट। और ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल होने की वजह से ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है। अनस्टेबल का मतलब क्या हुआ? स्टेबल नहीं। किसी और टर्म में अगर हमें समझना हो तो एक्सप्लेन करता हूं कि कोई स्टूडेंट नया यहां पर आया, सपोज तू यहां पर आई, तुझे यहाँ पर अगर अनकंफर्टेबल फील होगा, जितना ज्यादा अनकंफर्टेबल उतनी ज्यादा तू अनस्टेबल, मतलब तबीयत खराब है, बुखार हो गया, ठीक है, ऐसा भी सिचुएशन कभी आ सकता है, आना नहीं चाहिए, ध्यान रखना तबीयत का। लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, हमारा ध्यान लगता है कहीं पे? हमारा ध्यान नहीं लगता, तो क्या होगा, हम अनस्टेबल हो जाएंगे। हमें बुखार आ रहा है, ठंडी लग रही है, कंबल है नहीं, ट्यूशन में थोड़ी कंबल होता है, तो अनस्टेबल हो जाएंगे, और अनस्टेबल हो गए तो हम शॉर्ट टाइम के लिए यहां पर रहेंगे, तो ये भी शॉर्ट टाइम के लिए प्रेजेंट रहता है, इंटरमीडिएट। समझ में आया? और ये जो पॉइंट है वही इंटरमीडिएट है, ऐसे बता देता हूं। समझ में आया? यही पॉइंट पे इंटरमीडिएट बन रहे हैं। जैसे ही इंटरमीडिएट बन गए, इनके बीच में बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहां पर बन गए, और ये एक्सपोनेंशियली फिर डिक्रीज होना शुरू हो गए। समझ में आया? ये जो पॉइंट है वो क्या हो रहा है कि ए और ए के बीच में पॉइंट बॉन्ड वीक हो रहा है, सिर्फ ए और ए के बीच में, और बी के बीच में, यहां पर इनके बीच में भी अट्रैक्शन कम हो रहा है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये सब इक्वल हो जाएगा, और उस वक्त ये क्या हो जाएगा, यहां पर मैक्सिमम इसकी एक्टिवेशन, ये जो डिफरेंस आया वो कितना है, मैक्सिमम इसका एक्टिवेशन एनर्जी है। मतलब अगर मुझे ये रिएक्शन करवाना है किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन पे, और उसका ग्राफ इस तरह से आया, मतलब उसको हमने इतनी एनर्जी दी है। समझ में आया? और जब ये बनेगा तभी हमें हमारा प्रोडक्ट मिलेगा, तभी हमें हमारा प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब ये, अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंचता ही नहीं है तो नहीं मिलेगा। समझ में आया इतना कि नहीं? ये तो नॉर्मल कंडीशन की बात होगी। अच्छा, यहां पर ये जो है ना, ये वाला पार्ट, जो रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल है और जो प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल है, उनके बीच का जो डिफरेंस बना,
उससे हम डेल एच बोलते हैं। यहां पर डेल एच क्या होगा, ये जो ग्राफ है उसके हिसाब से, हाँ चेंज इन एंथैल्पी क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि ये पहले हायर वैल्यू थी फिर कम हो गई, तो ये ऑब्वियस है कि नेगेटिव होगा। और नेगेटिव का मतलब ये कौन कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। समझ में आ गया, मतलब कि अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो ये जो प्रोडक्ट है वो हमें यहाँ कहीं पे मिलेगा, उसका ग्राफ हम अलग से बनाएंगे। अभी ये बात समझ में आ गई, डेल एच पता था ये, उससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डेल जी, है ना, अगर डेल एच पता हो तो की बात है। यहाँ पर इतना बात समझ में आ गई, इतनी बात। यहाँ पर टेम्परेचर कहाँ पर आया, अभी तो आया नहीं, टेम्परेचर आया अभी, अभी नहीं आया, अब टेम्परेचर आएगा। टेम्परेचर क्या करता है कि जैसे ही हमने इसको टेम्परेचर दिया तो इसका जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी इसका कम हो जाता है, और इस पॉइंट से ही ये वापस प्रोडक्ट की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। समझ में आया, मतलब पहले जितनी एनर्जी इसको चाहिए थी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए इन दोनों के बीच में, अब उससे कम एनर्जी ये लेंगे। मतलब एनर्जी तो उनको चाहिए ही चाहिए, लेकिन टेम्परेचर हम दे रहे हैं अब, तो एक्टिवेशन एनर्जी में डिफरेंस आएगा। समझ में आ गया, ये तो खुद से हो रहे थे और ये हम दे रहे हैं, तो ये जो नया एक्टिवेशन एनर्जी आया ये कम हो जाएगा, किससे, जो पुराना था उससे। समझ में आया, उससे प्रोडक्ट के एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। प्रोडक्ट जिस एनर्जी लेवल पे हमें मिल रहा था, जिस एनर्जी पे उसी पे मिलेगा, रिएक्टेंट जहां पर होगा वहीं पर, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी में फर्क है। ये बात समझ में आई, तो ये टेम्परेचर का काम है। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई तो हम क्या समझते हैं, टाइम कम लगेगा। समझ में आया, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, एक्टिवेशन एनर्जी उसको कम चाहिए, तो रिएक्शन फास्ट होगी। पहले इसको बॉन्ड ब्रेक करने में जितनी एनर्जी इकट्ठा करने में टाइम जा रहा था, अब उतना टाइम नहीं जा रहा है, अब तो इसको एनर्जी मिल चुकी है इतनी, बस, तो यहां से फिर स्लाइड मार गया और रिएक्शन प्रोडक्ट। समझ में आया क्या नहीं, क्लियर, एक्टिवेशन एनर्जी क्यों कम हुई ये भी समझ में आ गया। हाँ, टेम्परेचर इंक्रीज किया हमने तो क्या हुआ, उसको एनर्जी हमने दी तो उसकी एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, एक ऐसा पॉइंट एनर्जी का, एक ऐसा पॉइंट जहां पर जो रिएक्टेंट है वो इंटरमीडिएट बनाएगा और वहां से वो प्रोडक्ट की तरफ बढ़ेगा। क्या है, रिएक्टेंट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी तक जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी जैसे ही उसको मिली रिएक्टेंट इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाएगा और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्लियर, तो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या आ रहा है देख लिया, ग्राफ की मदद से पूरा क्लियरली समझ में आ गया। ओके, चलो लिख लो इसे भी। ये तो हमने किसके टर्म में देखा था, काइनेटिक सॉरी पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में देखा। अब हम एक बार काइनेटिक एनर्जी की तरफ भी नजर डाल लेते हैं कि अगर उसका भी हम ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करें तो कैसा बनेगा। फॉर्मूला यहां पर लिख देता हूं, K इज इक्वल टू A इंटू e टू द पावर माइनस EA अपॉन RT, ये इंटू है, ये इक्वेशन। अब हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी के टर्म में। काइनेटिक एनर्जी देखने के लिए, मतलब उसके ग्राफ देखने के लिए हमें पहले तो कुछ टर्म्स देखने हैं।
नंबर 1 Ne upon Nt को, where Ne is number of molecule having energy E divided by total number of molecule। क्या देख रहे हैं हम? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी ई एंड टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब यहां पर सिंपली मैं समझाऊं कि अगर मैं 10 मॉलिक्यूल लेता हूं और अगर मैंने इसको एनर्जी दी, मतलब टेम्परेचर दिया, तो क्या सारे के सारे सबकी एनर्जी बढ़ जाएगी? हो सकता है कुछ रह जाए, इसकी एनर्जी बढ़ जाए बढ़ जाए बढ़ जाए, इसकी बढ़ गई, ये 2 रह गए, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में 10 आएंगे। लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ई, जिनके पास एनर्जी है, वो कितने आएंगे? 8। ये बात समझ में आई? मतलब इसका रेशियो क्या आएगा? 8/10। मतलब इसका डिवीजन करेंगे तो 0.8। इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, नंबर देखना ही नहीं है वैसे तो, ये जस्ट एन एग्जाम्पल है। जब हम 1 मोल भी लेंगे तो उसमें तो 10⁻23 तो उतने सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये तो जस्ट एग्जाम्पल। मतलब जब भी हम एनर्जी देंगे तो सारे मॉलिक्यूल के पास एनर्जी रहे, वो पॉसिबल नहीं है। तो कब कम होगी, कैसे कम होगी, उसके बारे में ग्राफ को देखते हुए बात करते हैं। यहां पर एक्स एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी शो कर रहे हैं और वाई एक्सिस पे ये फ्रैक्शंस शो कर रहे हैं। ये वाला जो फ्रैक्शन है ये, और यहां पर काइनेटिक एनर्जी। तो ग्राफ जो बनता है कुछ इस टाइम से बनता है कि स्टार्टिंग में वो स्टेबल रहता है। जो रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्शन हो रही है अगर आर से पी की तरह, तो स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी कम होती है, 0 होती है एक्चुअली। कम तो क्या, एकदम 0। क्योंकि जब हम रेस्ट पोजीशन में होते हैं तो हमारी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। हम जैसे ही मूव करना शुरू करें, हमारी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो उसी तरीके से इस मॉलिक्यूल्स पे भी पहले शांत बैठे हुए थे, रिएक्शन जब शुरू हुआ तो वो 0 से उनकी एनर्जी पहले बढ़ी, 0 पहले बढ़ी, फिर एक पॉइंट पे आके फिर से ये ठुस कम हो गई। ठुस का मतलब समझाता हूं, ठुस का मतलब ये नहीं है कि रिएक्शन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है, पहले तो ये समझ लीजिए क्या है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी होगी, है ना। ये ऐसा पॉइंट है जहां पर मैक्सिमम मॉलिक्यूल के पास एनर्जी होगी, है ना। मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी, मतलब कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये रख देते थोड़ी देर के लिए। हमारी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो ये नहीं, क्या था, ये नहीं, वो कहीं यहां आगे लाई करती है कि ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है यहां पर। और उस वहां पर अगर लाइन बना दे तो यहां पर जो हो रहा है ये अपना रिएक्शन है। समझ में आया? यहां पर अपना रिएक्शन हो रहा है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? रिएक्शन मतलब ये आर से पी की तरफ हो रहा है, पी बन रहा है, बोले सिंपली तो। मतलब पहले रिएक्टेंट्स ने एनर्जी ली, काइनेटिक एनर्जी ली, और यहां पर मैक्सिमम एनर्जी, ये सारे मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी आ गई। अभी कोई चेंज नहीं हो रहे, उनके पास एनर्जी आती जा रही। मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनके पास एनर्जी है वो बढ़ रहे हैं यहां से यहां तक। जिनके पास एनर्जी है वो बढ़ रहे हैं यहां तक। फिर यहां से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिनके पास एनर्जी है वो कम हो रहे हैं।
मतलब एनर्जी कुछ अगर ये 10 मॉलिक्यूल्स है तो इसमें से एनर्जी चली गई, इसकी एनर्जी नहीं दिख रही है कैलकुलेशन में कहीं पे, इसकी एनर्जी फिर धीरे धीरे नहीं दिख रही, मतलब ग्राफ ऐसे धीरे धीरे नीचे जा रहा है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनके पास एनर्जी है वो कम हो रहे हैं, तो होगा क्या, मतलब कुछ आगे रिएक्शन हो रही है ना, एनर्जी लूज कर रहे हैं, कम क्या हो रहा है, एनई कम हो रहा है, एनटी तो वही है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो वो है, प्रोडक्ट बन रहा है कुछ अलग होगा, अगर 2 मॉलिक्यूल होंगे तो अलग बात है, उनकी बात नहीं कर रहा मैं अभी फिलहाल, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, अगर कोई ऐसा रिएक्शन हो रहा है तो। ये बात समझ में आ रही है, जिनके पास एनर्जी है वो कम होंगे। अगर 10 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, सबको मैं पढ़ा रहा हूँ, एक पॉइंट ऐसा आ गया बीच में जहां पर जोक मारा तो सबका अटेंशन फुल, सब सबकी एनर्जी लेवल, सब में एनर्जी आ गई, फिर से मैंने थोड़ा सा केमिस्ट्री या कुछ चालू किया तो क्या हो जाएगा, कुछ की एनर्जी कम हो जाएगी, मतलब उनका इंटरेस्ट कम हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि स्टूडेंट चले गए, समझ में आ गया। तो ये बात है, अब यहां से क्या होगा, एनर्जी कम हो रही है, ये है एक्टिवेशन एनर्जी, जहां पर अपना इंटरमीडिएट बना था, ठीक है, कुछ इस टाइप का बना था, और इसके बाद यहां से प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा। ये जो रेशियो आ रहा है वो क्या है, जहां पर प्रोडक्ट बन रहा है। अब हम जब टेम्परेचर ज्यादा देंगे, ये तो एट अ टेम्परेचर टी की बात कर रहे हैं, जब हमने टेम्परेचर ज्यादा दिया तो हमारा ग्राफ नीचे की तरफ आके ये कुछ इस टाइप से गया, क्या हुआ, उस टाइप से गया, ठीक है। अब जब हम ये देखें, हम देख रहे हैं कि यहां पर ये जो एरिया है वो बढ़ गया, ये कब बढ़ा, एट टेम्परेचर टी प्लस समथिंग 10, अच्छा 10 की बात रहेगी तो टी प्लस समथिंग ले लेते हैं, टेम्परेचर टी प्लस डेल्टा टी कुछ भी ले लिया, 5 10 15 20 जितना भी टेम्परेचर हो वो हमने ले लिया, तो यहाँ पर उसका ग्राफ क्या आया, यहां से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ रिएक्टिंग जो है, रिएक्शन जो मतलब ये जो फ्रैक्शन है ये ज्यादा है यहाँ पर, क्लियर, तो ये डिफरेंस है। अब अगर मैं एक बात करूं, यहाँ पर स्टार्टिंग में एक टॉपिक में लिखा हुआ है, इसी टॉपिक में लिखा हुआ है कि जब हम टेम्परेचर टी पे जो रिएक्शन करा रहे हैं और टेम्परेचर टी प्लस 10 पे जो रिएक्शन करा रहे हैं, उसमें डिफरेंस क्या आता है पता है, अगर टेम्परेचर टी पे जो रिएक्शन करा रहे हैं उसका रेट कांस्टेंट के है, तो टेम्परेचर टी प्लस 10 पे रेट कांस्टेंट डबल हो जाएगा, 10 डिग्री, फिर रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आ सकता है, वो क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे। ये बात समझ में आ गई अभी, ओके। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, इस टाइम पे, इस टाइम पीरियड पे अगर बात करें, यहां पर लेके जाऊं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो पहले रिएक्ट हो रहे थे जब हमने टेम्परेचर टी दिया था वो कम थे, और एट टेम्परेचर टी, सॉरी एट टाइम टी, टेम्परेचर जो है ना कैपिटल आता है, तो एट टाइम टी जब टेम्परेचर टी प्लस हमने बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टिंग जो है वो भी बढ़ गए, क्लियर, ओके। चलो जल्दी से ये लिख ले, कुछ डाउट है इसमें, नहीं ना, लिख ले चल जल्दी से। मैंने अलग अलग कलर से लिखा है ना, हाँ, तो मैंने तुझे कुछ किया था दिवाली गिफ्ट के जरिए, हाँ तो वो रखना है, शोकेस में नहीं रखना, ठीक है?
अगर ये यूज करेंगे तो एक्चुअली में मैं थोड़ा साइकोलॉजी की तरफ भी देखता हूँ, वो थोड़ी सी नॉलेज है। जब हम कलर्स यूज करते हैं ना तो हमारे ब्रेन में उसका इफेक्ट पड़ता है, हमें कलर्स ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हम कलर्स यूज करते हैं तो हमें ज्यादा याद रहेगा। ठीक है, इसीलिए तो मैं ये कलर्स यूज करता हूँ ज्यादा। हाँ तो लिखना चल जाता है, मैं ब्रेन की बात कर रहा हूँ, याद रखने की। और उससे हम मूड भी ट्रैक कर सकते हैं, पता है मैं करता हूँ मूड ट्रैक। मतलब कोई टॉपिक मुझे पढ़ने में मजा आ रहा है नहीं आ रहा, समझाने में मजा आ रहा है नहीं आ रहा, मतलब जब कम पेन यूज करता हूँ ना, ब्लैक एंड ब्लू यूज करता हूँ, इसका मतलब ये है कि टॉपिक जैसा तैसा है, इतना मजा नहीं आ रहा पढ़ने में। लेकिन इंटरेस्टिंग टॉपिक आया ना तो 4-5 पेन पड़ी होती है मेरे पास। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की अगर तू मेरी बुक्स देखेगी तो उसमें कलर पेन से ही ज्यादातर लिखा हुआ है। जबकि क्वांटम केमिस्ट्री की बात है, तुझे पता नहीं है लेकिन क्वांटम केमिस्ट्री थोड़ा सा बोरिंग है मेरे लिए, बाकी सब चीजें तो पता है। इसलिए उसमें ब्लैक एंड ब्लू ही है सिर्फ। अच्छी बात है। चलो, यहां तक समझ में आ चुका है, क्लियर। अब हम फिर से इस इक्वेशन को पकड़ते हैं और अब इसका हम लॉग निकालते हैं। क्या हमें ए पता होता है? ये पता होता है? नहीं पता होता। ये ई ए के फॉर्म में है ऑलरेडी, ये एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर दें तो हो सकता है कि इजीली हम ए ढूंढ ले, ई ए भी ढूंढ सकते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला है, जब कोई रिएक्शन में चेंज आता है तब की बात है। तो पहले तो इसका लॉग निकाल लेते हैं। K इज इक्वल टू ए इंटू ई माइनस ई अपॉन आर टी, टेकिंग नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग जब हम कर रहे हैं तब क्या हो जाएगा, ये एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए प्लस प्लस क्या होगा, हाँ इसके बारे में बात करनी है, एल एन ई ये अपॉन आर टी, मेन इस पे फोकस करना है। जब ये एल एन और ई आएंगे दोनों तो एल एन और एक्सपोनेंशियल कट हो जाते हैं और जो पावर होता है वो आगे आगे लग जाता है। एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ये अपॉन आर टी। इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ और क्यों करते हैं देखते हैं। एल एन के इज इक्वल टू माइनस ये अपॉन आर टी प्लस एल एन ए। अगर मैं इसको कंपेयर करूं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो हम कर सकते हैं कि नहीं। y क्या होगा, एल एन के मतलब नेचुरल लॉग ऑफ रेट कांस्टेंट, फिर m क्या होगा, आर टी नहीं, सिर्फ r। m होगा अपना माइनस ए अपॉन आर, x जो होगा वो होगा 1/t और c जो होगा वो एल एन ए। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, 0 कैसे, ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट ही तो होता है स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ एल एन ए, और ग्राफ कैसा है, नेगेटिव ग्राफ। तो यहां से शुरुआत करूं तो यहां की तरफ बढ़ेगा, क्या होगा यहाँ पर एल एन ए, स्लोप क्या होगा, स्लोप
माइनस ई ए बाय आर, ठीक है, y पे मतलब एल एन के, और x पे 1/t, इनवर्स ऑफ टेम्परेचर। इससे हमें ये ग्राफ मिलता है, ये वाला। ये समझ में आया पहले तो? यार इसे भी लिख ले जल्दी से। अब ये जो इक्वेशन है, हम एक ही रिएक्शन के लिए अलग अलग टेम्परेचर पे देखें। रिएक्शन एक ही है, आर से पी की तरफ, लेकिन टेम्परेचर अलग अलग कर दें। एक T1 बोल दें और एक को T2 बोल दें। तो T1 जो उसका रेट कांस्टेंट होगा वो K1 होगा, और T2 पे जो रेट कांस्टेंट होगा वो K2 बोल दें। ये जो है वो तो उसके बाद टेम्परेचर चेंज करिए, रेट कांस्टेंट ही है। सॉरी, ये गैसियस गैस कांस्टेंट जो है वो तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। यहां पर समझ में आ गया इतना? तो अगर हम एक इक्वेशन लिखे पहले, एट T1 क्या हो जाएगा, ln K1 इज इक्वल टू ए माइनस ई ए अपॉन, जो कौन सी इक्वेशन से यहां पर सॉल्व किया है, यही आर T1 प्लस
ln A। एट टेम्परेचर T2, T2 पे क्या होगा, ln K2 इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन आर T2 प्लस ln A। अब इन दोनों को हम माइनस कर दें तो फर्स्ट एंड सेकंड, सब्सट्रैक्टिंग, इसको किसमें से निकाले, जैसा बुक में दिया वैसे ही करते, 2 1 फ्रॉम 2, तो क्या हो जाएगा, ln K2 माइनस ln K1 इज इक्वल टू माइनस ये RT1 या RT2, T2 आएगा ना पहले, प्लस ln A, माइनस में ब्रैकेट रख देते हम, माइनस ए अपॉन RT1 प्लस ln A। उसके बाद इसको हम और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ln K2 बाई K1 इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन RT2 प्लस ln A, माइनस माइनस प्लस ये अपॉन RT1, ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है, ये अपॉन T1, और ये प्लस माइनस माइनस ln A, ln A कैंसल, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है यहाँ पर नेगेटिव है तो कट हो गए। अब इनका टोटल करो, इनमें से हम कॉमन निकाल देते हैं EA अपॉन R को, तो क्या बचा है, 1/-1/T2 प्लस 1/T1, और यहाँ पर ln K2 बाय K1। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ln K2 बाय K1 इज इक्वल टू EA अपॉन R, T1 यहाँ ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई होगा, अच्छा इसको उधर लेके जाऊं, क्या हो जाएगा, T2, ऐसे डायरेक्ट लिखता हूँ, माइनस T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय T2 प्लस T2 इंटू T1, ठीक है। T1 मैंने यहाँ पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, T2 मैंने यहाँ पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, फिर जो इसका डिनोमिनेटर था वो कॉमन हो गया तो कॉमन लेके इसको इस तरह से लिख दिया, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, ये छोटी सी जगह में आएगा, शायद नहीं, कहां पर लिखो अब मैं, माइनस T1 प्लस T2 अपॉन T2 इंटू T1 इज इक्वल टू ये अपॉन R, ये अपॉन R, ये T2 मैंने आगे लेके आया और T1 को पीछे भेज देता हूं, तो T1 के साथ माइनस की साइन भी पीछे, और T2 माइनस T1 हो जाएगा, और इसको ऐसे ही रख दे, शायद ऐसे भी लिख सकते हैं T1 इंटू T2। ये बात समझ में आ गई। इक्वेशन क्या बन गया, ln K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2, क्लियर है। अच्छा T2 आगे लिखा है तो इसको भी हम ऐसे लिख देते हैं, होता तो सेम ही है, बोलने में ज्यादा मजा आएगा, T2 माइनस T1 अपॉन T2 इंटू T1, क्लियर है। चलो यहां तक लिख लिया अभी इक्वेशन। इससे हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर किसी एक का रेट कांस्टेंट ना दिया हो, दूसरे का दिया हो, तो हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं, EA फाइंड आउट कर सकते हैं, R फाइंड आउट कर सकते हैं, टेम्परेचर जो डिफरेंस होगा वो देखेंगे हम। लिख ले अभी इसे कंप्लीट।
ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिख। इन जनरल it is observed that the rate of a chemical reaction it is observed that rate of chemical reaction is doubled rate of chemical reaction is doubled when temperature rises 10 degree. When temperature rises 10 degree. If this generalization holds for a reaction, if this generalization hold for reaction in the temperature range 298 to 308 Kelvin, 298 to 308 Kelvin, what would be the value of activation energy? What would be the value of activation energy for this reaction? What would be the value of activation energy for this reaction? R की वैल्यू 8.314, R की वैल्यू 8.314। करें सॉल्व। क्या क्या दिया हुआ है हमें? T1 कितना है? 298। T2 कितना है? 308 केल्विन। अच्छा, हमने क्या पढ़ा है कि जब 10 डिग्री से बढ़े तो डबल होता है। तो यहाँ पर डिग्री थोड़ी है, तो केल्विन है। हाँ, डिफरेंस तो सेम होगा क्योंकि यहाँ पे तो एडिशन ही हो रहा है ना सिर्फ। +273, फिर यहाँ पे +10 भी जुड़ जाएगा, क्या फर्क? एडिशन में तो यही आएगा। चलो, उसके बाद क्या दिया हुआ है हमें? रेट डबल हो चुकी है, मतलब इसका अगर रेट k है तो इसका रेट 2k। आगे और क्या दिया हुआ है? ओके, EA2 फाइंड। R दिया है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ओके, करें सॉल्व। इक्वेशन क्या है? ln K2/K1 EA by R T2 minus T1 upon T2 into T1। अब यहां पर एक चीज है, ln को log में कन्वर्ट कर देते हैं। log K2 upon K1, यहाँ पर 2.303 is equal to EA upon R T2 minus T1 upon T2 into T1। 303 को 2.303 को यहाँ पर log K2 upon K1 is equal to EA upon R into 2.303 T2 minus T1 upon T2 into T1। वैल्यूज पुट करते हैं, क्या हो जाएगा? ये log K2 होगा 2K1, मतलब K, और ये भी K इज इक्वल टू EA फाइंड आउट करना है, R 8.303 सॉरी 8.314 into 2.303
इंटू T2 माइनस T1, वो डायरेक्ट लिख देता हूँ 10 डिग्री इंटू T2 इंटू T1। चलो करो। log 2, हाँ 0.301 into 8.314 into 2.033 into 298 into 2308 whole divided by 10। फाइव पॉइंट थ्री थ्री यूनिट 10 to the power 4। किलो जूल में लिख दे। देख एलसीएस में 0.30। मेरा क्यों थोड़ा सा लगा रहा है? डिवीजन में क्या है? 1.08 कैसे आया? ये तो यही होता ना, ये क्या होता, ये इज इक्वल टू ये 0.301 इंटू 8.314 इंटू 2.303 इंटू 298 इंटू 308 डिवाइडेड बाय 10। करके देखिए, ये जो लिखा है उसको करके देख। हम्म 5287, यहाँ पर पॉइंट है ना, 1 2 3, यहाँ पर पॉइंट डाल देता हूँ और उसकी जगह पे किलो लिख देता हूँ, किलो जूल पर मोल। ये आंसर।
कर ले करेक्शन जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, first order rate constant for decomposition of decomposition of ethyl iodide by the reaction this at 600 Kelvin is 1.60 into 10 to the power minus 5 second inverse. Its energy of activation is 209 kilojoule per mole. Calculate the rate constant for this reaction at 700 Kelvin. Calculate the order of reaction at 700 Kelvin. इक्वेशन ये वाला ही डायरेक्ट अब याद रखना है, लॉग वाला, सिंपल एकदम। लॉग जो था वही, लॉग K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन R इंटू 2.303। बस ये एक चीज बढ़ गई है, T2 माइनस T1 अपॉन T2 इंटू T1। पहले पुट कर देते हैं, लॉग K2 फाइंड आउट करना है, K1 दिया हुआ है, इसको थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं, इज इक्वल टू EA दिया हुआ है 209 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय किलो लिखा है इसलिए 10 टू द पावर 3, R 8.314 इंटू 2.303 डिवाइडेड बाय T2 कितना है 700 माइनस T1 कितना है 600 होल डिवाइडेड बाय 700 इंटू 600। लेके आओ इसकी वैल्यू,
मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर दे, गलत है। कंजूसाई तो नहीं करती ना बटन दबाने में। 2.599 आना चाहिए लास्ट में आंसर, पावर को मल्टीप्लाई करने के बाद। भैया आ रहा है, क्या आ रहा है? मेरा तो यही आ रहा है, बटन अलग नहीं होते ना। कैलकुलेटर है तो इतने स्टेप्स क्यों लिख रही है? लिख 209 टाइप कर, लिख 209, यहाँ से देख कर 209 लिखा, मल्टीप्लाई 100 किया, डिवाइडेड बाय 8.314 इक्वल टू डिवाइडेड बाय 2.303 इक्वल टू डिवाइडेड बाय 700 4500 4200 लिखा। ये जीरो कहाँ जाएंगे? 10,000। फिर से 0.0025989 ऐसा आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं करना, फिलहाल के लिए नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना। क्यों नहीं करना ये बताता हूँ। कुछ ऐसा आंसर आ रहा है 0.00 कैसे आएगा? 10, ये 10⁻³ मल्टीप्लाई होगा 2.5989 समथिंग आ रहा है ना, 2075 7 जो भी आ रहा हो, बाद में तो 75 लिख देता हूँ। हम अब क्या करने वाले हैं, K2 अपॉन K1 को लिखे रहने देंगे और लॉग को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाता है ना, प्लस होता है माइनस हो जाता है। हाँ, तो लॉग हो जाएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा ये, और एंटी लॉग ऑफ हमें निकालना होता है 2.59 और एक और डिजिट चाहिए होता है, तो यहाँ पर ये इसकी वजह से ये 9 हो जाएगा। बस इतना रखना था, ठीक है। यहाँ तक तो लिखना ही था, यहाँ तो छोड़ो, यहाँ तक तो लिखना ही था, और उसकी इन्फ्लुएंस की वजह से ये क्या बन जाता है, ये बस दिखाना है, पर आंसर में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। चलो, अब एंटी लॉग ऑफ दिस, तो आगे 2 लिखा हुआ तो 10⁻², 0.59 का क्या होता है देख जल्दी से, एंटी लॉग आगे मत देख, आगे मत देख, 599 का एंटी लॉग। हाँ, 3972 मतलब 0.3972 मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 1.60 से,
ऐसा भी कर सकते 39 इंटू 39.72 जीरो पॉइंट सही है 635 के आगे कुछ आया 5 है ना तो 5 की वजह से वो 6 हो जाएगा 0. एक्चुअली में 6 क्या आंसर है इसमें से लिख देता हूँ ना 6.36 इंटू 10⁻³ ये आंसर आ रहा है ओके तो ये तुम्हारा मिला K2 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 सरकार ने कैलकुलेटर इसलिए अलाउड किया था ताकि बच्चों का जो ये सॉल्विंग प्रॉब्लम है ना इजी पड़ जाए तो पता नहीं कॉम्प्लिकेटेड बनता जा रहा है एक ही कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहे हैं फिर भी आंसर अलग अलग ओके ओके डन छुट्टी होमवर्क में भेजता हूँ अगर 1 घंटे में ना पहुंचे तो क्या करना है हाँ बस